चलिए दोस्तों, मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमें कक्षा 10वीं का भूगोल का जो अध्याय 2 है, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, इस चैप्टर को पढ़ना था। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर आपके बोर्ड पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए देर ना करते हुए चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इसमें कुछ टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं कहूँगा आप उसको नोट करते हुए चलिएगा। और पीडीएफ के लिए ओमकार मौर्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को सबसे पहला आप नाम दे सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। ये जो चैप्टर है, इसमें आपको वन्य एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी हमें जंगलों को पढ़ना पड़ेगा एवं वन्य जीवों यानी जंगलों के जो जीव हैं। बात जरा समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पर वन की बात कर, फिर उसके बाद वन्य जीवों की बात कर रहा है, यानी जंगल के जितने भी जीव हुए हैं उनके संसाधनों की बात कर रहा है, उनके बारे में बात कर रहा है। तो हमको वनों एवं वन्य जीव संसाधनों के बारे में क्या हमको जो है यहाँ पर आज हमें बात करना है, हमें पढ़ना है। चलिए इसी हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर परिचय के रूप में क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है इस ग्राफ पर हम सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया जैसे जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यानी यह परिचय दे रहा है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीव है। और हमारे पृथ्वी पर छोटे से लेकर एक जीवाणु तक, जैसे अगर आपने दही जमाया है तो उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो दही के जमाने काम करते, तो जीवाणु हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, जोक हो गए, फिर वट वृक्ष हो गए। जैसे अगर आपने किसी वृक्ष पर को देखा होगा तो कुछ समय बाद किसी अगर पेड़ को देखा होगा तो आपने कभी ध्यान दिया कि कभी कभी वो पेड़ हरा हरा हो जाता है या उस पर हरा हरा फुफुंदी जैसा कुछ लग जाता है, जिसको हम काई कर सकते हैं। तो हम अपने इस पृथ्वी पर बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वायरस है, वटवृक्ष है, हाथी है, ब्लू व्हेल है, न जाने से करोड़ों अरबों प्रजातियों एवं जीवधारियों के साथ क्या हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। यानी ये जो पृथ्वी है केवल एक मानव का निवास स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों अरबों जीव जंतुओं का भी एक निवास स्थल है। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। यानी ये जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं अनेकों जैव विविधताओं से भरा हुआ है, जैव विविधताओं से भरा हुआ है। विविधता क्या होता है? विविधता यानी किसी की गुणधर्म, किसी की संरचना में अंतर होना, उसे विविधता कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे ले लिए, मैं यहाँ पर ये सर्कल ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये सर्कल। अब ये देखिए इन दोनों में अंतर है कि नहीं है? इसके भी अंतर है, इसके में भी है। यानी ये एक आयत है आपका और ये आपका क्या एक सर्कल है, एक वृत्त है। तो दोनों में एकदम अंतर है। तो ये क्या एक तरह से विविधता दिखा रहा है, एक तरह से भिन्नता, एक तरह से विविधता है। क्या विविधता है इनमें? इनकी आकृति एकदम अलग है, इनके गुणधर्म अलग हो सकते हैं, इनकी संरचना एकदम अलग है। तो एक तरह से क्या है, एक तरह से ये इनमें विविधता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा ये जो पृथ्वी है, इसमें कई तरह के जैव विविधता दिखना है। यानी जीवों में कई तरह की विविधताओं देखने को मिलता है, अलग अलग तरह के जीवों में विविधता देखने को मिलता है। जैसे विविधता क्या, कुछ ऐसे जीव हैं जो केवल भूमि पर ही रह सकते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो केवल जल में रह सकते हैं, कुछ ऐसे जीव जो आकाश में रहते हैं, आकाश के वो आमतौर पर रहते हैं, और कुछ ऐसे जीव हैं जो तीनों में रह सकते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो तीनों में रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जैविक यानी जीवित यानी एक तरह से जीवों की विविधता को दिखाती है कि हमारी पृथ्वी पर किस तरह की जैव विविधता है, किस तरह में जीवों में विविधता है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं और मानव एवं दूसरे जीवधारी जो एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। आप पारिस्थितिक तंत्र का होता है, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब हुआ एक इकोलॉजी, इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। यानी जिस परिसर में, जिस वातावरण में रहते हैं, हम मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, हम जहाँ पर रहते हैं हमारे आसपास का वातावरण में एक मानवीय और भूगोल सहचर क्रिया करके एक पारिस्थितिक वातावरण का निर्माण करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल तो समझिए, मान लीजिए ये कोई मानव है, ये कोई मानव, अब इसे पर्यावरण में रहते हैं, ये इस पर्यावरण के साथ भौतिक यानी भौतिक रूप से पेड़ पौधों वृक्षों भूमि के साथ क्रियाकलाप करेगा और एक पारिस्थितिक तंत्र का
निर्माण करेगा, ये मानव भी करता है, अन्य जीव जंतु भी करते हैं, निर्माण करेगा, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका मात्र हम एक हिस्सा है, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर है, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर, यानी जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो पर्यावरण है, उसके जो विभिन्न तत्व है, जो विभिन्न आयान है, उस पर हम क्या निर्भर है। उदाहरणतः जैसे वायु है जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जिसमें हम अनाज उत्पादन करते हैं, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, और पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं, और इसके साथ साथ जितने भी पशु पक्षी हैं उनका पुनः सृजन करते हैं, उनकी जनसंख्या में सृजन करते हैं, उनको पालते हैं, उनका पोषण करते हैं, ताकि हमारा भी जो आजीविका है, हमारा भी जीवन जो है अच्छे चल सके। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ ऐसे पशु होते हैं जो भले ही दूध ना देते, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, दूध ना तो भी लोग इनको पालते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो फल ना देते, वो भी लोग लगाते हैं। आज भले वो फल जो है धन के उद्देश्य से लगाया जाता है, या जो पेड़ है वो धन के उद्देश्य से लगाए जाते हैं, जैसे सौगन हो गया, क्लस्टर हो गया, इनको लोग धन के वाणिज्यिक रूप से इनको लगाते हैं कि लगाएंगे, जब ये तैयार हो जाएंगे तो इनको काट कर हमें पैसा मिलेगा। लेकिन जो कुछ भी हो, लेकिन मानव पौधों और पशुओं और सूक्ष्म जीवों का इनका पूजन सृजन करता है, इनको पालता है, पोसता है, इनका एक संरक्षण करता है। क्यों? अपने लिए। तो वन पारिस्थितिक तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जो वन पारिस्थितिक तंत्र है, जो वन पर्यावरण है, वो क्या एक तरह से बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि प्राथमिक उत्पादक है जिस पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। क्योंकि जो वन है वो प्राथमिक उत्पादक है, इस बात को याद रखिएगा। एनसीईआरटी इस चीज को क्या बता रहा है कि जो वन है वो प्राथमिक उत्पादक है। वन जो है प्राथमिक उत्पादन है, क्योंकि जितने भी जीव हैं, एक दूसरे जीव सारे वन पर ही निर्भर करते हैं। हम मानव है, हम शहर में रह सकते हैं, हम बस्तियां में रह सकते हैं, लेकिन जितने भी कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं, सारे वो कहाँ पर रहते हैं? सारे कहाँ पर रहते हैं? वो जंगल में ही रहते हैं। जंगल, वो सारे क्या जंगल में ही रहते हैं, और जो कि वो जंगल में रहते हैं, जो भी उत्पादन कार्य करेंगे वो जंगल में ही करेंगे, और जंगल से हमें न जाने विभिन्न तरह की अन्य तरह की चीजें हमको मिलती है। इसलिए वन्य जीवों का संरक्षण और वनों को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ बता रहा है वन्य जीव और कृषि। अब देखिए वन्य जीव और कृषि को जानिए, क्यों इस प्रकार क्योंकि वन्य जीव और कृषि दोनों संभव नहीं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कृषि करना चाहता है तो उसको पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी, अगर कोई व्यक्ति वन को लगाना चाहता है तो कृषि नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है, उपजातियों में अत्याधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी उपजातियों में अधिकतर जैव विविधता पाई जाती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न परंतु आत्मनिर्भरता का जटिल एक जाल द्वारा तंत्र में गुथा हुआ है। यानी ये बता रहा है कि उपजातियों में, जैसे कई सारी जातियों में भी उपजातियां होती हैं, में अत्याधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसे अब उपजाति क्या है, जैसे मान लीजिए चावल ले रहा हूँ मैं, जैसे कि चावल ले रहा हूँ। अब चावल मान लीजिए ये फल की एक जाति है, मैंने चावल ले लिया, तो चावल मान लीजिए एक फल की जाति है। अब इस चावल में भी कई तरह के प्रकार होंगे, तो ये इनकी उपजाति है। अगर आप आम ले लो, अगर आप आम का वृक्ष ले लो, तो आम में भी कई तरह जातियां होंगी। आम अगर एक जाति है, आम अगर एक तरह की जाति है, तो इसमें भी कई सारे उपजाति होंगे, कई तरह के आम होंगे, कई तरह के आमों के प्रकार होंगे, तो ये इनकी उपजातियां हैं। तो ये बता रहा है कि उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी जाति नहीं बल्कि उन उपजातियों में अलग तरह की विविधता पाई जाती है। अगर आप दो तरह के आम को ही ले लो, आम के पेड़ को ही ले लो, तो उनमें जमीन आसमान का अंतर होगा। शायद उनके वृक्ष में अंतर हो सकता है, शायद उनके स्वाद में अंतर होता है, उनके फलों की संरचना में अंतर हो सकता है, अलग तरह के अंतर आपको देख सकता है। तो क्या उनकी उपजातियों में भी अधिक तरह की जैविक विविधता आपको देखने को मिलता है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है। ये देखिए, यह आकार और कार्य में विभिन्न है, यानी अंतर है, परंतु आत्मनिर्भरताओं के लिए जटिल द्वारा तंत्र में गुठा हुआ। लेकिन आत्मनिर्भरताओं के लिए एक दूसरे पर क्या निर्भर है, एक दूसरे पर क्या ये लोग जो है निर्भर है, गुथे हुए हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। यदि समझ ना आए तो कमेंट करके बताइएगा। और डेली जो है कक्षा 10वीं का
जो है सिलेबस पढ़ने के लिए ओमकार मौर्य क्लासेस से शाम 7 बजे आप हमारे साथ जुड़िए। हम डेली लाइव क्लास चलाते हैं। और पीडीएफ के लिए ओमकार मौर्य क्लासेस, पीडीएफ के लिए ओमकार मौर्य ओमकार मौर्य ओमकार मौर्य क्लासेस के साथ आप जो है जुड़ जाइए। ओमकार मौर्य क्लासेस के साथ आप जो है जुड़ जाइएगा, जहां पर आपको इसका पीडीएफ दिया जाएगा। और पीडीएफ जो है प्रिंटेड फॉर्म में आपको पीडीएफ रहेगा। एनसीईआरटी पीडीएफ आपको नहीं रहेगा। एनसीईआरटी पीडीएफ आप आसानी से गूगल से कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो आपको पीडीएफ देंगे वो टाइपिंग पीडीएफ होगा, जो एनसीईआरटी का शॉर्ट बिट्स होगा, जिसे आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे क्या है, भारत में वन्य जात एवं प्राणी जात, वनस्पति जात एवं प्राणी जात, यानी भारत में अब वनस्पति जाति को पढ़ते हैं। वनस्पति यानी भारत में किस तरह की वनस्पति है। आप सवाल होता वनस्पति खाते हैं, जितने भी आपको इस पृथ्वी पे पेड़ पौधे घास फूस जो भी दिखते हैं जिनमें जीवन है, वो सारे वनस्पति में आते हैं। शायद वो काई भी हो, जैसे देखो कहीं पर पानी जम जाती है, एक तरह से वो भी वनस्पति में आ जाते हैं। घास फूस हो गए, जो जीव है पेड़ पौधे सारे क्या वनस्पति जात में आता है। और प्राणी जात में जितने भी जीव है, प्राणी है, जो संचर कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो क्या जो जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उनको हम संचर कहेंगे, वो प्राणी जात के अंतर्गत आएंगे। तो देखते हैं भारत में वन्य जीव और प्राणी जात है, इसको जो है हम ध्यान से देखने का और पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, यदि आप अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। यह बात सही है, कुछ ऐसे प्राणी भी होंगे और ऐसे भी पौधे होंगे जो कि आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आप ले लीजिए, जैसे कि गाय। अब जो गाय है यह मुख्य रूप से भारत में पाई जाती है, भारत के अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन आप अमेरिका अन्य क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर आपको गाय देखने को नहीं मिलेगा। यह गाय को छोड़ देते हैं, हम जेब्रा को ले लेते हैं। आपने पढ़ा ना, जेड फाल जेब्रा, तो जेब्रा केवल अमेरिका जैसे देशों में ही पाया जाता है, भारत में नहीं पाया जाता है। या जेब्रा से बिना समझ में आया तो आप ऊँट ले लें। अगर आप ऊँट को देखें तो ऊँट जो है केवल मरुस्थली प्रदेश में पाया जाता है। मरुस्थल यानी जहाँ पर रेगिस्तान हो, वहाँ पर ही केवल ऊँट पाया जाता है। तो एक तरह का जो ऊँट हुआ, गाय हुआ, जेब्रा हुआ, ये अलग तरह के जो प्राणी है केवल खास वातावरण में खास क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। और कुछ पौधे हो गए जो खास क्षेत्र खास वातावरण में ही पाया जाता है। जैसे अगर आप जो है कभी जो व्यक्ति राजस्थान गया हो या राजस्थान का रहने वाला हो, उसको मालूम होगा, अगर जो राजस्थान में रहते हैं वहाँ पर अगर कभी पूछो या कोई रहता हो तो आपने ध्यान दिया होगा या पूछिएगा तो आपको पता चलेगा। राजस्थान में यदि उस पश्चिमी राजस्थान में जाए जहाँ पर आपको जो है सूखा देखने मिलेगा, तो वहाँ पर एक तरह का नागफनी आपको देखने मिलेगा जिसमें कांटा रहेगा, जिसको कैक्टर कहेंगे। नागफनी आपको देखने मिलेगा, प्लस वहाँ पे खजूर का पेड़ देखने मिलेगा, वहाँ पर बैर का पेड़ देखने को मिलेगा। यानी जो सूखे वाले क्षेत्र होते हैं, जो रेगिस्तानी प्रदेश होते हैं, वहाँ आपको कांटेदार जो है आपको क्या पेड़ आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक तरह के क्या ये जो पौधे हैं ये केवल एक विशेष तरह के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो जहाँ पर कम वर्षा होगी, जहाँ पर धूप अधिक होगा, वहाँ पर कांटेदार आपको पेड़ पौधे जो है आपको देखने मिलेगा। और जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा आना पड़ती है, नियमित वर्षा होती है, अच्छी चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ पर आपको कांटेदार वृक्ष आपको देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पर हरे भरे और अच्छे पेड़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये बता रहा है कि अपने आसपास देखें तो कुछ प्राणी और कुछ पौधे जो आपके ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, कुछ विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं वास्तव में वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में, यानी जो जैव विविधता है उसके संदर्भ में भारत जो है, जो जैव विविधता है यानी जीवों में जो विविधता है, भारत से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यानी भारत में इस तरह के भौगोलिक संरचना है कि हमारे यहाँ बारिश भी होता है, ठंडी भी होता है, पर्वत भी है, पठार भी है, मरुस्थल है, सब कुछ है। इस वजह से भारत में जैव विविधता बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती है और भारत जैव विविधता से समृद्ध है। आप देख सकते हैं जैव विविधता कितना है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8% संख्या है, लगभग 16 लाख है। यानी पूरे विश्व में जितना भी उपजाति है उसका 8% केवल भारत में है, लगभग 16 लाख की प्रजाति भारत में ही पाई जाती है। यह सभी खोजे जाने वाली उपजाति है जो 2 या 3 गुणा है।
जो क्या 2 या 3 गुना है, ये गुणा नहीं है, गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के बारे में, संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्से के बारे में पढ़ चुके हैं। यह बता रहे कि आप भारत में पहले ही, आप याद कीजिए, आपने कक्षा 8वीं में जो है वनों के बारे में, वन संसाधनों के बारे में, ये वनों के प्रकार के बारे में आपने पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा होगा तो आप जो है एनसीईआरटी में जाइएगा, एनसीईआरटी पुस्तक को पढ़िएगा तो आपको उसका मिलेगा चैप्टर वनों के बारे में। संक्षिप्त में उन्होंने एक अच्छा खासा एक जानकारी दिया। नहीं अगर आपने पढ़ा तो मैं उसके बारे में चर्चा हम और आप मिलकर साथ करेंगे, मैं उस चर्चा करूंगा उस विषय पर, ठीक है। तो संसाधनों के क्षेत्रफल के किस्से के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। यानी आपने कभी सोचा है कि जो जंगल है, जंगल में जो वनस्पति जात है, जो प्राणी जात है, इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। यह विविध वनस्पति और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते हैं, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी, यानी ये जो वनस्पति जात है और प्राणी जात है, वो हमारे दैनिक जीवन के साथ इस वजह से गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं कि हम इनका कदर नहीं करते। लेकिन ये पर्यावरण के साथ साथ जो है हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों का भारी दबाव पड़ा है। और पिछले कुछ वर्षों से, देखिए ये बताना चाह रहा है इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी कि जो प्राणी या वनस्पति जात है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कैसे उपयोगी है, किस लिए उपयोगी है, उसके बारे में हम चर्चा अभी करेंगे। लेकिन इतना उपयोगी होते हुए भी हम इसको नकारते हैं, उसको अनदेखा करते हैं। इस वजह से पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना, यानी अमानवीय व्यवहार, कटु व्यवहार के चलते इन संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है। ये संसाधन नष्ट हो रहे हैं, इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अब देखिए मैं इसके बारे में बताता हूँ, आगे हम पढ़ेंगे। आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। बस आप मुझे अपना कीमती समय दें। मैं एक एक चीज़ को, एक एक शब्द को विस्तार में समझाते हुए बताऊँगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बस आप समय दें। अपने क्षेत्र में मानव और प्रकृति में समन्वित संबंध प्रचलित कहानियों के बारे में पता लगाएं। इसको छोड़ देते हैं। भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण। आप सवाल उठता है कि भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है और आवश्यक क्यों है। इससे हमारी जरूरत का पता लगेगा कि जरूरत क्या है हमें। तो जब जरूरत है तो आवश्यक है, और जरूरत ना भी हो तो भी पर्यावरण की दृष्टि से पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों और वन्य जीव का संरक्षण आवश्यक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, वन्य जीव और वनों में तेज गति से हो रहे हास्य के कारण संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया। यानी वन्य जीव और वनों में तेजी से हो रहे हास्य यानी नुकसान की वजह से के कारण संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया। परंतु हम वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है, परंतु नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमें जीव जंतुओं का, वनों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जानिए। देखिए, संरक्षण में पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। पहला तो संरक्षण में पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन संसाधन जैसे जल, वायु, मृदा बने रहते हैं। यानी यदि हम वनों का संरक्षण ना करें, वन जीवों का संरक्षण ना करें, तो जो जल है, वायु है और मृदा का नष्ट होगा। अब नष्ट कैसे होगा, जैसे देखिए, मान लीजिए यदि हम वृक्षों का संरक्षण ना करें, वृक्षों का संरक्षण ना करें तो इससे क्या नुकसान होगा। इससे मृदा का अपरदन होगा, इससे भूस्खलन होगा, इससे हमारे वातावरण में जो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा, तापमान में वृद्धि होगी, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ क्या होगा, और प्राकृतिक आपदा आने की संभावना रहेगी। तो बारिश की संभावना कम होगी, वायु प्रदूषण होगा और मृदा का अपरदन होगा। यानी केवल पेड़ का ना संरक्षण करें तो इतनी सारी तमाम समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो और मानव का जो जीवन है वो जल पर, वायु पर और मृदा पर निर्भर एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों। क्या निर्भर करता है, क्या निर्भर जो है करता है, और जो मानव का जो जीवन है किस पर, यानी इन्हीं चीज़ों पर क्या निर्भर करता है। तो जो मानव का जो जीवन है इन्हीं चीज़ों पर क्या एक तरह से क्या निर्भर करता है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो मानव है, मानव का जो जीवन है जल, वायु और मृदा पर, इन्हीं पर मानव का जो जीवन है वह निर्भर करता है। यह विभिन्न जातियों में बाहर जन के लिए वनस्पति और
पशुओं से जीन्स और गेटिंग विविधता को भी संचित करती है। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए उदाहरण के तौर पर हम कृषि में भी पराजित पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। तो देख सकते हैं और भी इन सभी चीज़ों पर हम किस तरह से निर्भर हुए हैं कि विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के कारण वनस्पति और पशुओं में जीन्स के विविधता पर संचित करती है। यानी बहुत सारे हम जो है पशुओं की इस पर बात है कि जनन होता है, वो दुधारू पशुओं में दूध देते हैं, इस वजह से हम उनको पालते हैं। और जो है उदाहरण तौर पर हम कृषि करते हैं, आज भी पारंपरिक फसलों का ही निर्भर होता है। आज हम पारंपरिक फसलों पर ही निर्भर हैं। जलीय जैव जैसे विविधता मोटे अनाज तथा मछली पालन करते हैं, इसलिए कि हमारे लिए जो जैव विविधता है हमारे लिए उपयोगी होता है। इसका संरक्षण हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं किस तरह से हमारे लिए क्या उपयोगी है। ठीक है, अब देखिए, आइए इधर अब इधर आ जाइए। देखिए क्या दिया है। वर्ष 1960-70 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यक्रम पुनर्जोर मांग की भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। अब ये कह रहा है कि 1960-70 के दशक के दौरान हमने पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। यानी पर्यावरण जो संरक्षण है, जो राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम जो चलाते हैं, उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के विकास के लिए, इनके जीव जंतुओं के रोकथाम के लिए, मानव ना इनके रोकथाम के लिए, इनके विकास के लिए सरकार से मांग की कि भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम 1972 लाया जाए। और भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, जिसमें वन्यजीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई और भारत में जितने भी जीव जातियों को रक्षित किए गए कि हमको मारेंगे नहीं, इनको काटेंगे नहीं, ये चीज़ें नहीं करेंगे, उनकी एक सूची प्रकाशित की गई और पूरा प्रयास किया गया कि इनके संरक्षण में क्या एक तरह से प्रयास किया गया, सूची प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंधित एवं वन्यजीव आवासों का कानूनी संरक्षण, जंगल तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर बल दिया गया। यानी इसके साथ पेड़ को ना काटे, जीवों को ना मारे, जंगली जीवों का बचाव करें, प्लस उनके रोकथाम पर, उनके बचाव पर हमने एक तरह से कानून बनाया, आदि पर हमने जोर दिया। तब पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव पशु विहार यानी सेंचुरी स्थापित किए। और तब पश्चात बहुत सारे राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की स्थापना की, जहाँ पर जीवों को सुरक्षित रखा सके, वो जीव जो समाप्त होने के कगार पर है, वो जंतु जो समाप्त होने के कगार पर है, उनका सुरक्षण कर सके। और बहुत से राज्य सरकार ने पशु विहार एवं सेंचुरी स्थापित किए, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कक्षा 8वीं में। ठीक है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने परियोजना को भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में एक सींग वाला बाघ, गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हुनलुंग, 3 प्रकार के मगरमच्छ स्वच्छ देख सकते हैं। इसमें इन सारी जीवों को क्या जो घोषणा की, जिसके में गंभीर खतरे में थे, जिससे कुछ क्या हुआ विशेष प्राणी थे संरक्षण प्रदान करने पर। इसमें कुछ विशेष प्राणी थे जो लगता था क्या समाप्त हो जाएंगे, इनका संरक्षण करना आवश्यक है। उनमें से कौन से? बाघ है, एक सींग वाला गैंडा है, कश्मीरी हिरण है अथवा हुंगलू है, 3 प्रकार के मगरमच्छ है, स्वच्छ जल मगरमच्छ है, लवणी जल है मगरमच्छ है, घड़ियाल है, एशियाई शेर है और अन्य प्राणी शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ भारतीय हाथी, जैसे इसके अतिरिक्त कुछ पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिकरा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुआ आदि के शिकार पर व्यापार, पशु संपूर्ण आर्थिक आंशिक प्रबंध लगाकर कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया। इन सब को मारने पीटने पर, इनका शिकार करने पर, इनको बेचने पर आदि चीज़ों पर क्या कठोर रूप से प्रतिबंध लगाया गया। अब बाघ परियोजना क्या है, इसको आप जान लेते हैं। देखिए, वन्य जीव संरक्षण बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली
जाती है। वर्ष 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं सदी में आरंभ में बाघों की संख्या आनुपातिक संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई है। बाघों को मारकर उनका व्यापार किए, चोरी करना, आवासीय स्थलों का आवासीय स्थलों का आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, इससे जंगलों में जाकर शेरों का शिकार करना, उसको बेचना, उसको मारना, प्लस पेड़ों की कटाई करके उनको जो जंगली जीव है उनके आवास को सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम हो गई है और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी पहाड़ियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग करने के कारण जाति विलुप्त हो गए और बहुत सारे ऐसे जो जानवर हैं जिनका हड्डियों का प्रयोग औषधि के लिए उपयोग किया जाता है, चमड़े का उपयोग औषधि के लिए, अन्य चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे उनकी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं। नेपाल और भारत दुनिया का 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध अतः देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। और यहाँ पर ही जो लोग हैं बाघों का शिकार, बाघों को मारना और व्यापार करने वाले लोगों के मुख्य निशाने पर है। अतः देश की शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के लिए मुख्य निशाने पर प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु हमारे पर्यावरण को संरक्षण करने का भी होगा। अपितु इसका उद्देश्य बहुत सारे जैव जाति को भी बचाना। उसका उद्देश्य बहुत सारे क्या जैव जाति, बहुत सारे जीवों को बचाना, जैव जातियों का संरक्षण करना, ताकि क्या हो सके, लोगों का बचाव होगा, अब पर्यावरण का संतुलन बना रहे। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इस चीज को नोट कीजिए, उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदर बाग राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान में सरकिरा वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियर बाघ रिजर्व। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के कुछ उदाहरण है। इस चीज़ को आप जो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि ये जो परियोजनाएं हैं ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप आगे चल के अगर आप यूपीपी की तैयारी करेंगे, जीडी की तैयारी करेंगे, ग्रुप डी की तैयारी करेंगे, वहाँ पर ही आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। फिलहाल तो बोर्ड की दृष्टि के लिए उपयोगी है ही, क्योंकि एमसीक्यू के रूप में आपसे यह पूछ सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ये ध्यान दीजिए। आप आगे देखते हैं। आज का संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधता पर केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न संगठनों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीके को गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन के कीटों को भी महत्व मिल रहा है। और क्या संरक्षण परियोजनाओं में कीटों को भी महत्व मिला। सर्वेक्षण परिवार में जो कीड़े मकोड़ों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और डैनफ्लाई को भी संरक्षित जनजाति में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों का भी 6 जाति पहली बार इस सूची में रखी गई है। 6 जाति इस बार इस सूची में रखी गई है। ठीक है, अब मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। यानी 1980-86 में क्या किया गया, 1980-86 में तब क्या सैकड़ों पतंगों, तितलियों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षण किया गया था, जिसमें 6 जातियां पहली बार इस सूची में शामिल किया गया कि हम जीव जंतुओं, वनस्पति साथ कीड़ों मकोड़ों को भी हम संरक्षण देंगे। अब देखिए वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण के बारे में जानते हैं। वन और वन्यजीव के संसाधन और प्रकार के वितरण यानी प्रकार। सबसे पहले वन को जान लिए और वन्यजीवों के संसाधनों को जान लेते हैं, वनों के प्रकार को जान लेते हैं और उनके वितरण को यानी बंटवारे को जान लेते हैं। यदि वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित
करना चाहते हैं तो उसका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत के अधिकतर वन और वन्यजीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार में है क्षेत्र में है या वन विभाग के अथवा अन्य विभागों में है। यानी भारत में अधिकांशतः जो वन है, या तो वन जो है भारत सरकार के अधिकार में है, या तो वन विभाग के अधिकार में है, या अन्य जो ऐसे विभाग हैं उनके अधिकार में वन है, जिनके जरिए सरकार जो है प्रबंधन में इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटता है, जिसके सरकार का इनके प्रबंधन में निम्नलिखित भागों में बांटता है। पहला, आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या होता है? आरक्षित वन देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों के सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो आरक्षित वन देश के आधे से अधिक वन को क्या आरक्षित वन के अंतर्गत घोषित किया गया है। अब देखिए, आरक्षित वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्रफल का 1/3 यानी 33% जो है हिस्सा आरक्षित किया गया था। और वन और अधिक नष्ट होने वाले होते बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। यानी इसके तहत आरक्षित वन के अंतर्गत विश्व भारत का 1/3 वन इसमें आरक्षित किया गया है। इसमें वो जीव जंतु हो, प्राणी, वनस्पति है जो लगता है कि अब ये समाप्त हो जाएंगे, इनके संरक्षण की बात की गई है। अविकृत वन, अन्य प्राणी, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं अविकृत वन कहलाते हैं। यानी जो है अन्य विकृत वन जैसे बंजर भूमि हो गए, जैसे कुछ ऐसे जगह होते हैं गांव में जो बंजर भूमि होती है जहाँ पे कुछ झाड़ झंखाड़ आते हैं, कुछ जंगल जैसा संरक्षण ले लेते हैं, तो उनको क्या अविकृत वन अवर्गीकृत वन के अंतर्गत उनको क्या लाया जाता है। आरक्षित वन और आरक्षित वन ऐसे स्थायी वन है जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन्य पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। यानी ये जो आरक्षित और आरक्षित वन है, यह इमारतों के लिए कुछ लकड़ी चाहिए, कुछ बनाने के लिए, या कुछ अन्य पदार्थ चाहिए, उसके लिए बचाव के लिए इनको रखा गया। यानी किसी तरह के लकड़ियाँ या अन्य कोई भी उत्पादन आप नहीं ले सकते। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है, जहाँ पर आप लकड़ी उकड़ी अन्य चीजें नहीं ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश से उत्तराखंड, कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा भाग आरक्षित है। और किन भागों में ये जो है वन आरक्षित है? जम्मू कश्मीर में है, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में ये कुल वनों के अनुपात में आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, इस बात को जो है याद रखिएगा। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान कुल वनों में आरक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र और वर्गीकृत वन तथा अस्थायी समुदाय में प्रबंधन आता है। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आओगे। चलिए आज के वीडियो में पार्ट 1 है, पार्ट वन में इतना ही रहने देते हैं। पार्ट 2 में हम सामुदायिक और वन संरक्षण के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा हम जो है करेंगे। चलिए देर न करते हुए अपने इस वीडियो को